मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट विच इज़ चैप्टर नंबर 2 इन द एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 10। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। पहला पॉइंट इसका देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉर इन टेस्ट। एसिड्स क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। सिमिलरली बेस का देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस टेस्ट में कड़वे होते हैं। सो पहला पॉइंट तो ये हो गया, एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं और बेसिस टेस्ट में कड़वे होते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन लिया है जो कि एसिडिक सोल्यूशन है और उसमें अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, तो क्या होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है जो एसिड में डिप हो जाएगा, जो पार्ट उसका वो रेड कलर का हो जाएगा। जब हम लोग उसको सोल्यूशन से बाहर निकाल के देखेंगे पेपर को, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि दैट सोल्यूशन इज़ अ एसिडिक सोल्यूशन। तो ऐसे ही बेस क्या करता है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करता है, बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। किसी सोल्यूशन में अगर हम लोगों ने रेड लिटमस पेपर डाला और अगर वो ब्लू कलर का हो रहा है तो मीन्स वो सोल्यूशन क्या है, बेसिक सोल्यूशन है। द थर्ड पॉइंट, एसिड इज़ प्रेजेंट इन लेमन, कर्ड, विनेगर एट्सेट्रा। एसिड किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है, जैसे नींबू हो गया हमारा, दही हो गया, विनेगर हो गया। नींबू में बेसिकली प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से वो हमको खट्टा लगता है खाने में। ऐसे ही कर्ड में भी एसिड्स प्रेजेंट होता है एंड बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है। और बेस किस में प्रेजेंट होता है, बेस आर प्रेजेंट इन सोप, बेकिंग पाउडर एट्सेट्रा। सोप को अगर हम लोग कभी टेस्ट करें अगर थोड़ा सा, तो वो टेस्ट में क्या होता है, बिटर होता है। ऐसे ही बेकिंग पाउडर भी टेस्ट में बिटर होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो एक बेस है। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, क्या है, एसिड डिज़ोल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयन। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी एसिड को हम लोग डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो वो क्या रिलीज़ करेगा, H+ आयन्स रिलीज़ करेगा। ओके, और बेस क्या करेगा, when dissolved in water release OH- आयन। तो बेस को अगर हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और वो रिलीज़ करेगा OH- आयन्स। तो ये मेन डिफरेंसेस हो गए एसिड्स के और बेसिस के। तो एसिड क्या होता है, खट्टा होता है, बेस बिटर होता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू में। एसिड प्रेजेंट होता है लेमन, कर्ड, विनेगर एट्सेट्रा। ओके, और बेस प्रेजेंट होता है सोप में, बेकिंग पाउडर में और दूसरी चीज़ों में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, जब किसी एसिड को हम लोग डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो वो हम लोगों को क्या देगा, H+ आयन्स रिलीज़ करेगा। और जब किसी बेस को हम लोग डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो वो हम लोगों को क्या देगा, OH- आयन्स देगा। ओके, तो आप लोगों को पता चल गया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। सो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज एसिड विच फॉर्म मोर H+ आयन इन वाटर आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब क्या हुआ, जो एसिड जितने ज़्यादा H+ आयन्स देगा वाटर में तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl एंड H2SO4। ओके, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, दोज बेस विच फॉर्म मोर OH- आयन्स इन वाटर आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो बेस जितने ज़्यादा OH- आयन्स रिलीज़ करेगा वाटर में वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एग्जाम्पल क्या है स्ट्रॉन्ग बेस का, NaOH एंड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो जब हम लोग उसको वाटर में डिज़ोल्व करें और अगर वो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा H+ आयन्स देगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दैट एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड अगर हम लोग कोई बेस वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं और वो
हम लोगों को बहुत सारे OH माइनस आयन्स दे रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि वीक एसिड और वीक बेसिस क्या होते हैं। तो दोज एसिड विच गिव्स लेस H+ आयन इन वाटर आर नोन एज वीक एसिड्स। मीन्स जो एसिड हम लोगों को कम H+ आयन्स देंगे वाटर में, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे वीक एसिड्स। एग्जाम्पल H2CO3। ऐसे ही वीक बेस क्या होता है, दोज बेसिस विच गिव्स लेस OH माइनस आयन इन द वाटर आर नोन एज वीक बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ, जो बेस हम लोगों को कम OH माइनस आयन्स देंगे वाटर में, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे वीक बेस। एग्जाम्पल क्या है वीक बेस का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ MgOH का ट्वाइस। ओके, तो एसिड हम लोग को पता है कि H+ आयन्स देता है, तो जो एसिड ज़्यादा H+ आयन्स रिलीज़ करेगा वाटर में तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कम रिलीज़ करेगा वो वीक हो जाएगा। सिमिलरली बेस के केस में, बेस क्या रिलीज़ करता है वाटर में, OH माइनस आयन्स। तो जो बेस अगर ज़्यादा OH माइनस आयन्स रिलीज़ कर रहा है वाटर में तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और जो बेस कम OH माइनस आयन रिलीज़ कर रहा है वाटर में तो वो वीक बेस हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल सी aqueous solutions of acids and bases। तो aqueous solution of acid और बेस का मतलब क्या हुआ, एसिड aqueous solution में मीन्स वाटर के सोल्यूशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है, बेस वाटर के सोल्यूशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि एसिड क्या रिलीज़ करता है aqueous solution में, H+ आयन, और बेस क्या रिलीज़ करता है, OH माइनस आयन। सो यहाँ पे जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शंस हैं वो एसिड की हैं इन aqueous solution, एंड जितनी भी राइट हैंड साइड है वो बेस की हैं इन aqueous solution। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एसिड की देखते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है, HCl रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। मींस HCl तो एक हमारा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, H+ एंड Cl माइनस आयन। ऐसे ही H2SO4, ये भी हमारा एसिड है, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और हम लोगों को क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, H+ एंड SO4 माइनस आयन्स, है ना। इसने भी H+ आयन रिलीज़ किया बिकॉज ये एसिड है ना, aqueous सॉल्यूशन में इसने भी H+ आयन रिलीज़ किया तभी से। ऐसे ही HNO3, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, हम लोगों को यहाँ मिल रहा है प्रोडक्ट में H+ एंड NO3 माइनस आयन्स। That means it is also a acid and it is releasing H+ ions in the aqueous solution। ऐसे ही हमारा H2CO3 ये रिएक्ट कर रहा है वाटर में, और हम लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है H+ एंड CO3 माइनस। ओके, तो जितने भी एसिड्स हैं aqueous सॉल्यूशन में क्या रिलीज़ कर रहे हैं, H+ आयन्स। ओके, अब हम लोग बेस की रिएक्शंस देखते हैं। पहला एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, क्या रिलीज़ कर रहा है, Na+ एंड OH माइनस। तो NaOH ने OH माइनस आयन्स रिलीज़ करे aqueous सॉल्यूशन में, मींस क्या, ये बेस है तभी तो ये aqueous सॉल्यूशन में OH माइनस आयन्स रिलीज़ कर रहा है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, KOH, वाटर में जाके क्या कर रहा है, इसको डिसोसिएट कर रहा है, सॉरी यहाँ पे K होगा, ओके, K+ एंड OH माइनस आयन्स रिलीज़ कर रहा है। तो इसने भी OH माइनस आयन्स रिलीज़ करा aqueous सॉल्यूशन में, है ना। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है CaOH का ट्वाइस, ये वाटर में जाके डिसोसिएट कैसे हो रहा है, Ca2+ एंड OH माइनस आयन, इसने भी OH माइनस आयन रिलीज़ किया बिकॉज ये भी बेस है। ओके, ऐसे ही MgOH का ट्वाइस, वाटर में इसने क्या रिलीज़ किया, Mg2+ एंड OH माइनस। सो जितने भी बेसेस हैं सब क्या रिलीज़ कर रहे हैं aqueous सॉल्यूशन में, OH माइनस आयन्स, एंड जितने भी एसिड्स हैं वो क्या रिलीज़ कर रहे हैं aqueous सॉल्यूशन में, H+ आयन्स। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, लाइक जितने भी एसिड होंगे वो aqueous सॉल्यूशन में वो H+ आयन रिलीज़ करेंगे, और जितने भी बेस होंगे वो aqueous सॉल्यूशन में OH माइनस आयन्स रिलीज़ करेंगे। तो ये वही बस रिएक्शन की फॉर्म में लिखा है और बहुत ही ईजी है। ओके, अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है एसिड
रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये एक जनरल फार्मूला है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर ही देंगे। मतलब चाहे कोई सा भी एसिड हो या कोई सा भी बेस अगर रिएक्ट कर रहे हैं आपस में तो हम लोगों को हमेशा प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। सो दिस इज़ अ जनरल फॉर्म, लाइक एसिड बेस रिएक्ट करके हम लोगों को क्या देंगे, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, HCl रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ। HCl हम लोगों को पता है एसिड है एंड NaOH इज़ द बेस, तो हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, NaCl एंड वाटर। NaCl इज़ कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, एंड H2O इज़ वाटर। सो कोई भी एसिड और बेस अगर रिएक्ट कर रहा है तो हम लोगों को क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, सॉल्ट वाटर। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अब हम लोग देखेंगे हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड और बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं हम लोग ये देखेंगे। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि एसिड कैसे मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। राइट हैंड साइड ये जो रिएक्शन लिखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका जनरल फार्मूला देखते हैं। ओके, एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो हम लोगों को क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, सॉल्ट प्लस H2। ओके, ये एक जनरल फॉर्म है। तो कोई भी एसिड और मेटल अगर रिएक्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2। ओके, तो अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। लाइक HCl रिएक्ट कर रहा है जिंक मेटल के साथ तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, सॉल्ट ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है H2। ओके, ऐसे ही थर्ड एग्जांपल में एसिड इज H2SO4 रिएक्ट कर रहा है जिंक मेटल के साथ तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, ZnSO4 सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है H2। तो कोई भी एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो हम लोगों को हमेशा मिलेगा सॉल्ट प्लस H2। ओके, सिमिलरली फॉर द बेस, बेस के लिए क्या जनरल फार्मूला है, बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तब भी हम लोगों को क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2। सो ये भी एक जनरल फार्मूला है, बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तब भी हम लोग को क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। NaOH आप लोगों को पता है बेस होता है NaOH, और जिंक एक मेटल है तो बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो हम लोगों को क्या मिलेगा, Na2ZnO4 दैट इज़ अ सॉल्ट, और क्या मिल रहा है, H2। सो कोई भी एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2। सिमिलरली बेस के केस में भी जब कोई बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड क्या होती है। मेटालिक ऑक्साइड क्या होती है, जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं उसको कि वो एक मेटालिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि कोई भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सो अब हम लोग देखेंगे कि अब कोई एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ तब हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे जब ये एसिड, जनरल फॉर्म देखते हैं पहले, जनरल फार्मूला। सो एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ तो हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। क्यों, बिकॉज जो मेटल ऑक्साइड होती हैं हमारी जितनी भी, सब होती हैं बेसिक इन नेचर में। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो वो क्या बेस की तरह काम करेगा। तो सिमिलरली एसिड और मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगी तब भी हम लोगों को क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड to give salt and water similar to the reaction of acid with a base. Metallic oxides are said to be basic oxides. So यहाँ पे क्या है, reaction of metallic oxide with acid। तो कोई भी मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तब भी हम लोगों को सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। क्यों, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होती है नेचर में तो वो बेस की तरह काम करेगी और इसीलिए हम लोगों को सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा प्रोडक्ट में। ओके, हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे HCl जो कि एक एसिड है रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड के साथ, जो कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड लिए हम लोगों ने, जिंक ऑक्साइड। ओके,
तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, ZnCl2 जो कि सॉल्ट है और वाटर है ना। तो एसिड ने रिएक्ट किया मेटल ऑक्साइड के साथ, जिंक ऑक्साइड के साथ, तो हम लोगों को क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जितनी भी मेटालिक ऑक्साइड हैं सब बेसिक होती हैं नेचर में, तो वो बेस की तरह काम करेंगी। तो किसी भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग एसिड के साथ अगर करवाएंगे तो हम लोगों को सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। ओके, लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल। सो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, HCl रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड हम लोगों ने यूज़ करी है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, CaCl2 प्लस वाटर। CaCl2 सॉल्ट है एंड H2 इज़ वाटर। सो कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, हम लोगों को क्या मिला, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कहेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ, अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। तो जनरल फॉर्म तो आपको पता ही है क्या होता है, कोई भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। जब कोई एसिड और मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करती है तब भी हम लोगों को सॉल्ट और वाटर मिलता है। क्यों? क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है नेचर में, जैसे भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। ओके, अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ, तो तब हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। क्यों? क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो होती हैं एसिडिक इन नेचर। Non-metallic oxides are acidic in nature, so they will act as an acid. ओके, इसीलिए हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बेस NaOH रिएक्ट कर रहा है एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, Na2SO4 दैट इज़ अ सॉल्ट, और H2O वाटर मिल रहा है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये एसिड की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है, और NaOH बेस होता है, ये हम लोगों को पता है। तो जब बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ तब भी हम लोगों को सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होती है नेचर में और वो एसिड की तरह रिएक्ट करेगी। ओके, तो आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हम लोगों को क्या देखना है, रिएक्शन of metal carbonates and metal hydrogen carbonates with acids। तो रिएक्शंस बहुत ही इजी होती हैं, आप लोगों ये मत सोचिएगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल इजी होती है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो मेटल, पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें रिएक्शन देखनी है मेटल कार्बोनेट की या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्बोनेट्स क्या होते हैं। जो CO3 ग्रुप होता है हमारा, दिस वन, ये इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनेट। ओके, तो मेटल कार्बोनेट क्या होगा, जब किसी मेटल के साथ अगर CO3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मेटल कार्बोनेट। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, जब कोई मेटल भी है, हाइड्रोजन भी है और कार्बोनेट ग्रुप भी है तो वो हो जाएगा हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इन दोनों की रिएक्शन हम लोग को किसके साथ देखनी है, एसिड के साथ। तो पहले हम लोग इसका जनरल फार्मूला देखते हैं। तो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, ये मेटल कार्बोनेट यहाँ पे क्या है, Na2CO3, ये हमारे यहाँ मेटल कार्बोनेट है, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ HCl, तो हम लोगों को क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, सॉल्ट, वाटर एंड CO2, है ना। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई सा भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी एसिड के साथ, तो हम लोगों को हमेशा प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो आप लोगों को बस जनरल फार्मूला ऐसे याद रखना है कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा प्रोडक्ट में,
देन बहुत ही ईजिली आप लोग रिएक्शंस कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस एक बार आप बुक से रीड करेंगे थ्रू आउट, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग क्या देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। ये तो हम लोगों को पता है कि कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे पहला क्या लिखा है, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तब हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, है ना। ऐसे इसका एग्जांपल देखते हैं। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्ट कर रहा है तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, NaCl एंड H2O, दैट इज़ सॉल्ट एंड वाटर। सो जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब हम लोगों को न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। सिमिलरली ऐसे अगर हम लोग दूसरा केस देखें, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है वीक बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है वीक बेस के साथ तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, एसिडिक सॉल्ट और वाटर। एसिडिक सॉल्ट हम लोगों को क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रीडोमिनेट करेगा और हम लोगों को क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ तो हम लोग को एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। नीचे इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सिमिलरली ये जो थर्ड पॉइंट है, जब कोई वीक एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्ट और वाटर। बेसिक सॉल्ट और वाटर मिलेगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तब हम लोग को एसिडिक सॉल्ट मिल रहा है, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तब हम लोग को क्या मिल रहा है, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये हम लोगों को याद करना है, इसका एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। ओके, अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली दो सब्सटेंसेस विच हेल्प टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ द अदर केमिकल्स। वो केमिकल सब्सटेंसेस जो हम लोगों को हेल्प करते हैं किसी दूसरे केमिकल का नेचर पता करने में, मतलब कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, उसका नेचर हम लोग को पता करने में वो हम लोग को हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग को लिटमस पेपर की हेल्प से पता चलता है कि कोई केमिकल सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। अगर वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर रहा है या ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो हम लोगों को पता चल जाता है उसकी हेल्प से कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दो सब्सटेंसेस whose odor changes in acidic or basic media are called olfactory indicators. Example, vanilla, onion, cloves, etc. ओके, जिन सब्सटेंसेस की स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक या बेसिक मीडियम में उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, ऐसे ही यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दोज इंडिकेटर्स विच नॉट ओनली डिटेक्ट द नेचर ऑफ द अदर केमिकल बट ऑल्सो determine द एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हम लोगों को ये नेचर तो बताते हैं दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस का, बट ये हम लोगों को ये भी बताते हैं कि वो एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया pH पेपर, अब हम लोग पढ़ेंगे pH स्केल के बारे में यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करके। ओके, pH स्केल क्या होती है, व्हाट इज़ अ pH स्केल। हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को यूज़ करके किसी भी सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, एंड उसकी स्ट्रेंथ क्या है, एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, बेस की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है या बेस है। ओके, ये कितनी होती है, फ्रॉम 0 to 14, है ना। सो अब हम लोग देखते हैं ये pH स्केल, ये हम लोग को क्या बता रही है, वेरिएशन ऑफ pH विद द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयंस। तो हम लोग ने अभी क्या पढ़ा कि किसी भी सोल्यूशन का अगर किसी भी सोल्यूशन का
pH अगर 7 है तो वो क्या होगा हमारा न्यूट्रल, ओके। और अगर 7 से कम है तो वो क्या होगा एसिडिक होगा हम लोग का सोल्यूशन, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो सोल्यूशन क्या होगा बेसिक होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो ब्लू कलर का पार्ट है दिस वन, ये हम लोगों को क्या दिखा रहा है H+ आयन की कंसनट्रेशन, और ये जो नीचे वाइट कलर का पार्ट है ये हम लोग को OH- आयन की कंसनट्रेशन बता रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे H+ आयन्स की कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा है, और ये देखिए धीरे 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 कम हो रही है, ब्लू कलर फेड हो रहा है ना, H+ आयन्स की कंसनट्रेशन कम होती जा रही है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी ना। तो जितने भी सोल्यूशन 7 से बिलो होंगे वो हमारे एसिडिक इन नेचर होंगे, बिकॉज लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाने में हमारी H+ आयन की कंसनट्रेशन कम होती जा रही है और OH- आयन्स की कंसनट्रेशन बढ़ती जा रही है ना। तो दैट इज़ वाई जो 7 के बिलो होंगे सोल्यूशन हमारे वो क्या होंगे एसिडिक सोल्यूशन होंगे, बिकॉज H+ आयन की कंसनट्रेशन उस तरफ बढ़ रही है। एंड जो हमारा राइट हैंड साइड है उधर OH- आयन की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, H+ की कंसनट्रेशन कम हो रही है। तो जितने ज़्यादा OH- आयन उतनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी उसकी, उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा नेचर में, है ना। नाउ सीइंग दिस, अब हम लोग ये pH स्केल देख रहे हैं, तो इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस का क्या pH होता है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होता है, गैस्ट्रिक एसिड यहाँ पे लिखा है, इसका pH 1 है, मींस 7 से बहुत ही कम है, बिलो लेस देन 7 है, तो ये एसिडिक है हमारा। गैस्ट्रिक एसिड एसिडिक होता है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। लेमन जूस का pH कितना है 2, एंड सिमिलरली ऐसे यहाँ पे एप्पल जूस का 3, टोमेटो जूस का 4, है ना। ऐसे ही हर डिफरेंट सब्सटेंसेस के pH यहाँ पे इस स्केल में मेंशन है। तो हम लोगों को क्या पता चला, pH स्केल बेसिकली क्या होती है, एक स्केल होती है जिससे हम लोग को पता चलता है कि H+ आयन्स का कंसनट्रेशन किसी भी सोल्यूशन में कितना है ना। अगर 7 है तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल है, अगर 7 से बिलो है मींस द सोल्यूशन इज़ एसिडिक, और अगर 7 से ज़्यादा है तो मतलब वो सोल्यूशन बेसिक है, ठीक है। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ। pH का हमारा लाइफ में क्या रोल है, तो जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस हो गए, तो जो pH होता है उनका वो रेंज करता है फ्रॉम 7.0 to 7.8, है ना। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। और सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज, ओके। मीन्स व्हाट, अगर किसी की बॉडी का pH ज़्यादा कम हो रहा है, लाइक एसिडिटी हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को लेते हैं, बेस मेडिसिन की फॉर्म में लेते हैं, है ना, तो न्यूट्रलाइज इट एंड मेंटेन द pH रेंज ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। सो एंड द थर्ड पॉइंट इज़ when pH of range water is less than 5.6 then it is called acid rain। so जैसे अगर कोई रेन हुई है और उसका pH, जो रेन वाटर का pH वो 5.6 से कम आ रहा है, तो वो हमारी क्या होती है, एसिड रेन होती है ना। तो अगर यही एसिड रेन का वाटर अगर रिवर्स में जाएगा तो रिवर्स का pH भी वो गिरा देगा, उसको भी एसिडिक बना देगा। तो जो सर्वाइवल होगा एक्वेटिक लाइफ का इन दैट रिवर वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दैट इज़ वाई मेंटेनिंग pH इज़ इम्पॉर्टेंट है। और टूथ डीके में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है pH हमारा, अगर हमारे माउथ का जो pH है वो कम है 5.5 से, तो हमारे माउथ में टूथ डीके स्टार्ट हो। जो हमारा टूथ एनामल होता है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है और वो डिज़ोल्व भी नहीं होता है वाटर में। अगर माउथ का pH 5.5 से कम होने लगे तो ये जो टूथ एनामल होते हैं ये कोरोड होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो माउथ के अंदर हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लाइक हम लोग ने कुछ खाया और हम लोग ने ब्रश नहीं किया, माउथ वॉश नहीं किया, तो जो फूड हमारे माउथ में है तो वो क्या करेगा, वो एसिड रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ, है ना। सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस वी शुड क्लीन आवर माउथ, है ना, आफ्टर ईटिंग।
एंड द लास्ट पॉइंट इज़ pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो बेसिकली हमारी स्टमक जो होती है वो प्रोड्यूस करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, है ना। सो क्या होता है कि जब फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है हमारी बॉडी में। तो इस पेन से हम लोग रिलीज़ पाने के लिए क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं। तो जो मेडिसिन होती है वो बेस के फॉर्म में होती है, इसीलिए वो उसको जो एसिड हमारे स्टमक में रिलीज़ हुआ है उसको न्यूट्रलाइज़ कर देती है एंड सो pH मेंटेन हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो जो बेस हम लोग खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटासिड्स कहते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज़ करता है एक्सेस ऑफ एसिड को हमारे स्टमक में। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये एक माइल्ड बेस है जिसको भी यूज़ करते हैं हम लोग इन दिस पर्पस। सो ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ हम लोग पढ़ेंगे 5 सॉल्ट्स। सो जो पहला सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट, दैट इज़ NaCl, जो हम लोग खाने में डालते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। और सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। और थर्ड वन इज़ बेकिंग सोडा, केमिकल फार्मूला क्या होता है इसका, NaHCO3। और वॉशिंग सोडा फोर्थ है Na2CO3.10H2O। और लास्ट वन इज़ POP, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड इसका केमिकल फार्मूला क्या है, CaSO4.12H2O। तो ये 5 सॉल्ट्स हम लोगों को डिटेल में पढ़ने। सो पहला देखते हैं अब हम लोग। फर्स्ट वन इज़ कॉमन सॉल्ट NaCl, है ना। तो NaCl बेसिकली क्या करता है, तो जब हम लोग जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है डायग्राम में, ये कोई एक बीकर है, इसके अंदर हम लोगों ने ब्राइन सोल्यूशन को फिल करा हुआ है। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली सॉल्ट और वाटर का जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्राइन। सो जब हम लोग इस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, ब्राइन सोल्यूशन डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन H2। तो बेसिकली इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। मींस जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, ब्राइन हम लोग ने लिया है, ब्राइन सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन लिया है ब्राइन। तो ये जब हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 एंड प्लस H2। क्लोर ब्राइन क्यों कहते हैं, क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरो Cl, है ना। एंड एल्कली आप लोगों को पता है बेस, NaOH बेस। सो इसी को हम लोग कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे जो बीकर में सोल्यूशन भरा हुआ है ब्राइन सोल्यूशन, और उसमें एक कैथोड लगा है एक एनोड लगा है, एंड जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या होगा, ब्राइन सोल्यूशन में आप लोग को पता ही है, जब वाटर में NaCl डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस डिसोसिएट हो जाएगा। और हम लोग जो Na प्लस वाले आयन्स हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि ये कैथोड की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये सब एनोड के पास आ जाएंगे और एनोड की लेयर पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ऐसे ही जो क्लोरीन वाले हैं वो एनोड के पास आके डिपॉजिट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एनोड पॉजिटिव फॉर्म में और क्लोरीन माइनस के फॉर्म में, Na प्लस Cl माइनस। तो ऐसे ही क्या होगा, तो जो बीकर में जो सोल्यूशन बचेगा वो बचेगा NaOH का सोल्यूशन, और Cl2 H2 कैथोड और एनोड की लेयर पे आ जाएंगी। सो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो जो इस प्रोसेस से हम लोग को NaOH, Cl2 और H2 मिलता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। सो जो क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम लोगों को हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH मिलता है वो बहुत ही यूज़फुल होती हैं डिफरेंट चीज़ों में। लाइक हाइड्रोजन गैस फ्यूल्स में यूज़फुल होती है, एंड क्लोरीन गैस वाटर ट्रीटमेंट में, पेस्टिसाइड्स में और CFLs में यूज़ होती है। एंड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है वो यूज़ होता है
डिग्रीजिंग मेटल्स में, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में। सो क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम लोगों को जो हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिलता है प्रोडक्ट, वो यूज़फुल होता है डिफरेंट चीज़ों में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सो द सेकेंड वन इज़ ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम लोग क्या किस केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, CaOCl2, है ना। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, जो क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम लोग को क्लोरीन गैस मिली होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बस जो स्लेकेड लाइम होता है CaOH का ट्वाइस स्लेकेड लाइम, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्लोरीन के साथ, तो बस हम लोगों को क्या मिल जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 एंड वाटर। बहुत ही इजी रिएक्शन है, यू गाइस कैन लर्न इट। सो ब्लीचिंग पाउडर हम लोगों को ऐसे मिलता है, ड्राई स्लेकेड लाइम की रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या मिलता है, CaOCl2, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो इसके यूजेस क्या होते हैं हमारी लाइफ में, तो हम लोग रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, for bleaching wood pulp in paper factories and for bleaching washed clothes in laundry। so ये तो आप लोगों को पता ही होगा। एंड सेकेंड वन इज़, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और जो थर्ड पॉइंट है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिसइंफेक्टिंग, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म। थर्ड सॉल्ट है हमारा बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो ये कैसे बनता है, सो सेकेंड पॉइंट देखते हैं उसके लिए। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय ट्रीटिंग कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बनाते हैं हम लोग ब्राइन लेते हैं, जैसे आपको पता है सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग ब्राइन कहते हैं। ब्राइन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, बेकिंग सोडा। सो ये हमारी प्रिपरेशन हो गई बेकिंग सोडा की। ब्राइन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। और ये हमारा थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट विद एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो ये क्या होता है, NaHCO3। दिस ट्रायंगल इज़ अ सिंबल ऑफ हीट, है ना। सो ऑन हीटिंग ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू Na2CO3 वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसके यूजेस क्या होते हैं, यूज्ड एज एन एंटासिड टू ट्रीट एसिडिटी ऑफ द स्टमक। सो ये क्या होता है, बेसिकली एक एंटासिड्स की तरह भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे एसिडिटी हो गई है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा बेकिंग सोडा खा लेंगे तो वो उससे हम लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। एंड द सेकेंड वन इज़ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड्स फायर एक्सटिंग्विशर्स। सो फोर्थ वन हमारा जो है वो है वॉशिंग सोडा, दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। तो ये हम लोग कैसे बनाते हैं, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग decomposes to give sodium carbonate with release of hydrogen gas। सो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, Na2CO3 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सो और फोर्थ पॉइंट अब देखते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस वॉशिंग सोडा। जब हम लोग Na2CO3 को इसका हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं तो बस हम लोगों को मिल जाता है वॉशिंग सोडा। ये रिएक्शंस आप लोगों को लर्न करनी है। सो अब हम लोग वॉशिंग सोडा के यूजेस देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। हम लोग इसको ग्लास में यूज़ कर सकते हैं, साबुन में, और पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। एक सोडियम कंपाउंड होता है, ओके। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर।
ये हम लोग यूज़ करते हैं टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। मीन्स वाटर जो हार्ड वाटर होता है, सी वाटर, आप लोग को पता होगा वो हार्ड वाटर होता है। अगर हम लोग उसमें डिटर्जेंट डालेंगे तब भी वो हम लोग को फोम नहीं देगा, सो दैट इज़ हार्ड वाटर। अगर हम लोग उसमें वॉशिंग सोडा डालेंगे तो वो उसकी हार्डनेस चली जाएगी। ओके, सो ये इसके यूजेस हो गए। नाउ कमिंग टू द लास्ट, सो हमारा लास्ट सॉल्ट हो गया पीओपी, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहले इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि कैसे बनता है। जब हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो उसको हीट करने पे वो लूज़ करता है वाटर मॉलिक्यूल और बना लेता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, विच इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। जिप्सम को हम लोग हीट करेंगे 373 केल्विन पे, वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करेगा और बनाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन, कैसे बनता है ये। एंड इसका यूज़ क्या होता है, डॉक्टर यूज़ इट एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग ब्रेकिंग बोन्स। जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं ब्रेकिंग, जो टूटी हुई हड्डी होती है उसको जोड़ने के लिए। प्लास्टर आप लोगों ने देखा ही होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ POP is white powdered, and on mixing with water it changes to gypsum once again giving hard solid mass। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये एक वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। अगर हम लोग इसमें वाटर मिक्स करेंगे तो ये वापस से जिप्सम बन जाएगा, है ना, और जो कि क्या होगा, हार्ड सॉलिड मास की तरह होगा। ओके, इसके यूज़ क्या होता है अब हम लोग देखते हैं। Plaster of Paris is used in making toys, sculptures and materials for decoration and for making surfaces smooth। तो बेसिकली POP हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, लाइक पेंट करवाने से पहले वॉल पे POP लगवाई जाती है कि उसका सरफेस स्मूथ हो जाए। तो एक यूज़ ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, स्कल्पचर्स बनाने में, लाइक जो मूर्तियाँ होती हैं हमारे गॉड्स की, वो मूर्ति बनाने में यूज़ हो जाता है, और भी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में यूज़ होता है। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। आप लोगों को क्या करना है, पूरा चैप्टर एक बार थ्रू आउट रीड कर लेना है, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, सो बहुत ही ईजी है, रिएक्शंस कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है और अपने आप ही रिएक्शन फिर आप लोग को करना आ जाएगा। Thank you for watching. See you in the next video.